हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के सोशल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। अगर आप इसको कर लेते हो तो आपको बाहर से परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोर्ड या क्वेश्चन बैंक कहीं से भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप एडू स्टेट ऐप पर चेक कर सकते हो, हमने वहाँ पर पीडीएफ दिया है। और रही बात हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों की बात, तो उनके लिए भी वीडियोज आएंगी। ये क्वेश्चंस हमने बहुत रिसर्च करके निकाले हैं और लेटेस्ट पैटर्न पे है बिल्कुल। तो सॉल्व करते हैं। चूज द करेक्ट का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर दैट सपोर्ट्स लाइफ। तो ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो बायोस्फीयर से मिले हैं, जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो वो कौन से रिसोर्सेज होंगे? वो बायोटिक रिसोर्सेज होंगे। अब हमने जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं ना, उनके साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो आपको अगर थोड़ा सा ना समझ आए, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज रेगुलर सॉइल। रेगुलर सॉइल कौन से सॉइल को कहते हैं? ब्लैक सॉइल को कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशन सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक जरूरी होते हैं एक प्लांट को ग्रो करवाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइडल एनर्जी। इसमें से कौन सा जो है वो टाइडल एनर्जी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो वो है नॉन साइक्लिक। ठीक है। नेक्स्ट है कि राइट द स्टेप फार्मिंग कॉमनली प्रैक्टिस्ड। स्टेप फार्मिंग जो होती है वो कॉमनली कहाँ पे प्रैक्टिस हो जाती है? उसे उत्तराखंड में कहा जाता है। ठीक है। वेयर वॉज द फर्स्ट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रपोजल पास इन इंडिया। तो पहला जॉइंट फॉरेस्ट प्रपोजल जो था वो कहाँ पे पास हुआ था इंडिया में? वो उड़ीसा में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि वेयर इज द भैरन देव डाक घर सेंचुरी लोकेटेड। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये राजस्थान में लोकेटेड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन मेथड डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो इसमें से कौन सा मेथड है जिसमें डायरेक्ट कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है? तो वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डेमोक्रेशन demarcation. Which state has a 200 years old traditional method? तो इस स्टेट में से कौन सा स्टेट है जिसमें 200 साल पुराने ट्रेडिशनल मेथड का यूज किया जाता है, बैम्बू की पाइप्स का यूज करके वाटर हार्वेस्टिंग में? ठीक है। तो वो कौन सा है? मेघालय है, वहां पे यूज करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ वाटर इज पलार पानी। पलार पानी कौन सा पानी को कहते हैं? रेन वाटर को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि विच वाटर बेसिन इज एसोसिएटेड विद द बाकरा नगल प्रोजेक्ट। कौन सा वाटर बेसिन एसोसिएटेड है बाकरा नगल प्रोजेक्ट से? इसका आंसर है Shetland bean basins. Next, which crop has a variety such as oss, aman and boro? इसमें से कौन सा क्रॉप है जिसमें वैरायटी है? तो वो है राइस। विच मूवमेंट इज नोन एज रक्तहीन क्रांति। में ब्लड रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं? तो उसे कहते हैं भूदन गर्मादन मूवमेंट को। नेक्स्ट है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन अ कंट्री इज अंडर मल्टी क्रॉपिंग। तो हमारे टोटल कंट्री में कितने परसेंट जो है मल्टी क्रॉपिंग के लिए दिया हुआ है? कितने परसेंट मल्टी क्रॉपिंग के लिए अंडर है? तो वो है फूड ग्रेन क्रॉप्स। ठीक है। नेक्स्ट है कि विच रिमोट लोकेशन इज कनेक्टेड बाय ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इसमें से कौन सी लोकेशन जो है वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से कनेक्टेड है? तो ये है सिलचर एंड पोरबंदर। नेक्स्ट है कि हाउ आर सॉलिड मटेरियल्स ट्रांसपोर्टेड इन लिक्विड स्टेट। सॉलिड मटेरियल्स लिक्विड स्टेट में कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? तो पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांस किए जाते हैं। ठीक है। विच इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन अवर कंट्री। हमारी कंट्री में कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है जो सबसे चीप है? तो वो वाटर ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट है कि विच पोर्ट एक्सपोर्ट 50% ऑफ द कंट्री टोटल आयरन वन एक्सपोर्ट्स। तो कौन सा पोर्ट जो है वो 50% टोटल कंट्री के टोटल आयरन का और एक्सपोर्ट करता है? तो वो है मारमागांव पोर्ट। राइट। नेक्स्ट है विच पोर्ट वॉज डेवलप टू रिड्यूस द इंक्रीजिंग ट्रेड एट कोलकाता पोर्ट। कौन सा पोर्ट डेवलप किया गया ताकि इंक्रीजिंग ट्रेड जो हो रही है कोलकाता पोर्ट में उसे रिड्यूस कर जा सके? तो वो है हाल्दिया। नेक्स्ट है कि फ्रेडरिक सैरे इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। फेरेटिक सैरे जो थे वो कौन से कंट्री से एसोसिएटेड थे? वो इंग्लैंड से एसोसिएटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन होल्डिंग अ स्केल सिंबलाइज। तो जो ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन है जो एक वो स्केल पकड़ी हुई है, वो क्या सिंबलाइज करती हैं? वो सिंबलाइज करती हैं जस्टिस को। ठीक है। नेक्स्ट है हु सेड व्हेन फ्रांस sneezes the रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस द कोल्ड। मतलब ये कौन कहता है कि जब फ्रांस स्नीज करता है, छींकता है, तो जो जितने भी यूरोप के बाकी हैं उनको भी कफ कोल्ड हो जाता है? वो कौन कहता है? मैटरनिच कहते हैं। नेक्स्ट है मैटरनिच वाज चांसलर ऑफ विच कंट्री। मैटरनिच कौन से कंट्री के चांसलर है? वो ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि हु वाज डिक्लेयर्ड द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली इन 1861। कौन था जो 1861 में किंग ऑफ यूनिफाइड इटली का
किंग जिसको घोषित किया था, तो वो है इमामोंट टू। नेक्स्ट, व्हाट आर द इनहेबिटेंट ऑफ द बाल्कन रीजन कॉल्ड्स, क्या कहते हैं हम उसको, स्लेव्स कहते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश इन 1850, कौन सी गवर्नमेंट 1850 में एस्टेब्लिश हुई थी, वो ये है कंजर्वेटिव। विच कंट्री वाज फोर्सिबल incorporated into the united in 1801, दिस आंसर इज Ireland. इंडिया इज द वर्ल्ड डैश टी प्रोड्यूसिंग कंट्री आफ्टर चाइना, तो जो इंडिया है वो कौन से नंबर पे आती है, चाइना के बाद आती है क्या, चाइना के बाद आती है टी प्रोड्यूस करने में, सेकंड नंबर पे आती है। नेक्स्ट है, इंडिया इज कंसीडर्ड द नेटिव प्लेस ऑफ, इंडिया को कौन से नेटिव प्लेस कंसीडर किया गया है, कॉटन प्लांट्स के लिए कंसीडर किया गया है। डैश रिवर इज कॉल्ड बेंगल सॉरो, कौन सी रिवर को बेंगल सॉरो कहते हैं, दामोदर रिवर को बेंगल सॉरो कहते हैं। देन द भोपाल लेक वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द डैश सेंचुरी, जो भोपाल लेक है वो कौन सी सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया था, वो 11वीं सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया था। नेक्स्ट है कि टीआईएसको, बजाज ऑटो लिमिटेड एंड डाबर आर इंडस्ट्रीज इन अ प्राइवेट सेक्टर। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज लिमिटेड आर, ये कौन सा सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर के अंडर आते हैं। द डैश इंडस्ट्रीज इन अ कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री है जो कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री है, तो वो है शुगर इंडस्ट्रीज का। मतलब ये जो प्रोडक्ट्स है ना वो डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं लोग, ठीक है। द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेट अप एट अ रिश्रा नियर कोलकाता इन, जो फर्स्ट जूल मिल सेट किया गया था, जूट मिल रिश्रा नियर कोलकाता, वो कहाँ कब हुआ था, वो 1855 में हुआ था। देन विच सिटी इज नोन एज एन इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, कौन सी सिटी को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो कहा जाता है बैंगलोर को, ठीक है। विच इंडस्ट्री यूजेस बॉक्साइट्स एज अ रॉ मटेरियल, कौन सी कंट्री बॉक्साइट का यूज करती है एज अ रॉ मटेरियल, तो वो होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। विच कंट्री यूजेस लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल, कौन सी कंट्री है जो लाइमस्टोन को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है, तो वो है सीमेंट इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था वो कौन लेके आया था, किसने बताया था, तो वो महात्मा गांधी ने बताया था। अगला है कि विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम इन्वॉल्व ग्रोइंग अ सिंगल क्रॉप ओवर अ लार्ज एरिया, कौन सा टाइप का एग्रीकल्चर सिस्टम इन्वॉल्व होता है जब हम एक ही क्रॉप को बहुत बड़े एरिया में ग्रो करते हैं, तो दिस इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अगला है कि विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट लूजेस एंड डिले, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट में लूज और डिले को कम करता है, तो दैट इज पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, विच स्टेट इज नॉट कनेक्टेड बाय हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, कौन सी जो सिटी है स्टेट है वो कनेक्ट नहीं है, तो महाराष्ट्र कनेक्ट नहीं है। देन विच रिमोट लोकेशन इज कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, कौन सी रिमोट लोकेशन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से कनेक्टेड है, दैट इज सिलचार एंड पोरबंदर। अगला है कि हाउ आर सॉलिड मटेरियल ट्रांसपोर्टेड इन लिक्विड स्टेट्स, तो सॉलिड मटेरियल को लिक्विड स्टेट में ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, थ्रू पाइपलाइंस के थ्रू। व्हाट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री, हमारी कंट्री में सबसे चीपेस्ट मोड कौन सा है ट्रांसपोर्टेशन का, वो है वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, एक बार देख लेते हैं। हम्म, यहाँ से, विच कंट्री वॉज फोर्सली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801, कौन सी कंट्री को फोर्सली इनकॉर्पोरेट किया था यूनाइटेड किंगडम में 1801 में, तो कौन सी कंट्री थी, वो इंग्लैंड थी। देन इन विच कंट्री डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, कौन से ईयर में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न में थे, 1915 में। टू विच कांग्रेस सेशन वॉज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज मेड, इसका आंसर है लाहौर सेशन। अगला, अकॉर्डिंग टू द 1921 सीजर्स हाउ मेनी पीपल डाइड ड्यू टू द फैमाइन एंड डिसीज, कितने लोग फैमाइन और डिसीज की वजह से मरे हैं, तो 20 से 30 मिलियन लोग, ठीक है। इन विच कंट्री वॉज द राउट एक्ट पास, तो ये राउल्ट एक्ट लॉ जो था पास कब हुआ था, वो कौन से ईयर में हुआ था, वो 1919 में हुआ था।
विच डाइड ड्यू टू इंजरी स्टेन्ड ड्यूरिंग द पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन। तो कौन मरा था इंजरी की वजह से, कब, जब पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा था साइमन कमीशन के लिए। तो कौन मरे थे? लाला लाजपत राय जी मरे थे। ठीक है। इन विच ईयर डिड द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया, और कौन से ईयर में साइमन कमीशन जो था वो इंडिया में आया था? वो 1928 में आया था। अगला है कि व्हेन डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट अकर। चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? वो 5 फरवरी 1922 में हुआ था। अगला है वेयर डिड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था? अगस्त 1942 में हुआ था। राइट। अगला है कि हु लेड द मूवमेंट टू रिवाइव फोल्क ट्रेडिशन। इसका आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर। In which year was the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry FICCI established? कब स्टैब्लिश हुआ था? 1927 में स्टैब्लिश हुआ था। हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू अ डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। किसने दलित को ऑर्गेनाइज किया था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। व्हेन डिड द गांधी इराइन पैक्ट टेक प्लेस। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च 1931 में। हु मेड द स्टेटमेंट आई डू नॉट वर्शिप द बॉम्ब और द पिस्टल बट आई वांट अ सोशल रेवोल्यूशन। तो ये किसने कहा था कि मैं बॉम्ब और पिस्टल को पूजा नहीं करता, लेकिन मुझे सोशल रेवोल्यूशन तो चाहिए, विच इज बर्थ राइट ऑफ एवरी मैन एंड वुमेन, जो हर इंसान का हक है। तो ये किसने कहा था? ये भगत सिंह ने कहा था। ठीक है। हु गेव द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो। ये किसने स्लोगन दिया था? ये क्विट इंडिया मूवमेंट में स्लोगन आया था। ठीक है। और ये किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने दिया था। देन व्हाट इज ईआई दरोदा इन साउथ अफ्रीका। ईआई दरोदा क्या थे साउथ अफ्रीका में? द लेजेंडरी सिटी ऑफ गोल्ड। हाँ। ईआई दरोदा जो है वो साउथ अफ्रीका में क्या था? वो लेजेंडरी सिटी ऑफ गोल्ड। ठीक है। एक माइथिकल सिटी है गोल्ड का जो साउथ अमेरिका में है। देन हु इम्पोज्ड अ बैन ऑन कॉर्न इम्पोर्ट्स। तो किसने इम्पोज किया था कि कॉर्न इम्पोर्ट्स में बैन लगाने के लिए? फ्रांस। ठीक है। कब हुआ था? ये 19 सेंचुरी में हुआ था, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारे डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंटरेस्ट को। व्हेन वाज द इंडिविजुअल लेबर सिस्टम एबॉलिश्ड। इंडिविजुअल लेबर सिस्टम जो था वो एबॉलिश कब हुआ था? वो 1922 में एबॉलिश हुआ था। व्हेन डिड द इकोनॉमिक डिप्रेशन बिगिंस। इकोनॉमिक डिप्रेशन कब स्टार्ट हुआ था? इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था 1929 में। विच रीजन फेस द पोटैटो famine बिटवीन 1845 एंड 1849। कौन सा रीजन था जिसने पोटैटो famine को एक्सपीरियंस किया था, फेस किया था? वो था आयरलैंड। नेक्स्ट है कि व्हेन एंड वेयर फर्स्ट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश। कब और कहाँ पहला मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश हुआ था? 1920 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हेन डिड द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1944 में हुई थी। ठीक है। ये जितने भी है सब फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको तो आपको याद ही करना होगा। इसमें कुछ भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है कि मैं कुछ समझाऊं। राइट। व्हाट डज द आइटम ओरिएंट रिफर्स टू। आइटम ओरिएंट किसको रिफर करता है? रिफर करता है कंट्रीज ईस्ट टू मेडिटेरेनियन सी को। देन विच इंडस्ट्री इनिशिएटेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कौन सी कंट्री इनिशिएट करती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को? वो इनिशिएट करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है। अगला है कि व्हेन डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड। इंडस्ट्रियलाइजेशन कब बिगिन होगी इंग्लैंड में? कब बिगिन हुई थी? 18th सेंचुरी में हुई थी। ठीक है। हु इन्वेंटेड स्पाइनिंग जेनी। स्पाइनिंग जेनी किसने इन्वेंट किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने इन्वेंट किया था। फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो था, जो मुंबई में स्टैब्लिश हुआ था, वो कब हुआ था? वो 1954 सॉरी 1854 में हुआ था। ठीक है। व्हाट प्रोसेस वाज इम्प्रूव्ड बाय स्पाइनिंग जेनी। कौन सी प्रोसेस इंप्रूव हुई थी? स्पाइनिंग की प्रोसेस इंप्रूव हुई थी, बट ऑब्वियस नाम से दिख रहा है। ठीक है। व्हेन वाज उतामारो बॉर्न। उतामारो कब बॉर्न हुए थे? 1953 में। वेयर द सेकंड वॉल्यूम ऑफ कोरियाज जिगजी बुक अवेलेबल। कोरियाज जिगजी बुक जो थी वो कब अवेलेबल हुई थी? कहाँ अवेलेबल हुई थी? फ्रांस में अवेलेबल हुई थी। अगला है हु सेड प्रिंटिंग इन द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड। कौन कहता है कि जो प्रिंटिंग है वो ग्रेटेस्ट गिफ्ट है गॉड का? तो ठीक है, ये कौन कहता है? जॉनसिस ग्यूटेनबर्ग कहते हैं। हु रोट अ बुक आर लाइक स्वॉन ऑफ फाइल्स व्हाट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वेयर दे डू नॉट पेनिट्रेट। ये किसने कहा था? ये एरामोस ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट वर द चीप बुक्स सोल्ड बाय पैडलर इन कॉल्ड इंग्लैंड। तो जो चीप बुक्स थी वो जो पैडलर्स बेचते थे उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम चैप बुक्स कहते हैं।
ठीक है। हु सेड द प्रिंटिंग प्रेस इज मोस्ट पावरफुल टूल इन फॉर प्रोग्रेस? किसने कहा था कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल चीज है प्रोग्रेस के लिए? एंड फ्रॉम इट विल इमर्ज अ पब्लिक ओपिनियन दैट विल डिस्ट्रॉय एब्सोल्यूशन। ठीक है, ये मार्टिन मार्टिन लूथर ने कहा था। इन विच कंट्री वर पॉपुलर बुक स्टैब्लिश्ड पब्लिश्ड इन द 1920s अंडर द शीलिंग सीरीज, अ चीप सीरीज? ठीक है, इसका आंसर है इंग्लैंड। अगला है, व्हेन वाज द वेनाकुलर प्रेस एक्ट इनेक्टेड? कब ये एक्ट इनेक्ट हुआ था? ये 1878 में हुआ था। देन विच गवर्नर जनरल ग्रांटेड फ्रीडम टू अ प्रेस ऑफ इंडिया? ये दिया था विलियम बेंटिंक ने। अगला है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन लोकेटेड? हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूरोपियन यूनियन का? वो है बेल्जियम में। व्हाट इज द बेनिफिशियल ऑफ पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग का बेनिफिट क्या है? डेमोक्रेसी। ठीक है। व्हाट इज द ऑब्स्टिकल ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के बीच में रुकाव क्या है, ऑब्स्टिकल क्या है? वो है कास्टिज्म। व्हाट रिवॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर और स्टेट्स? तो ये इसका आंसर है, जो सेंटर ऑफ स्टेट्स में डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़ा होता है, वो कौन सुलझाता है? वो जुडिशरी सुलझाती है। ठीक है। इन विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर 22 लैंग्वेज लिस्टेड? तो ऐसे कौन से शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के 22 लैंग्वेज लिस्टेड है? वो है 8th शेड्यूल। व्हेन was the significant step taken towards decentralization in India? कब significant step लिया गया था decentralization का इंडिया में? वो लिया गया था 1992 में। व्हाट इज द ग्लोब गोल ऑफ अ फेमिनिस्ट मूवमेंट? जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसका गोल क्या है? उसका गोल है इक्वालिटी, कि मेल को फीमेल को बराबर इक्वली ट्रीट किया जाए। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी गिव्स मोर इम्पोर्टेंट और पावर टू मैन देन वुमेन? कौन सी टाइप की सोसाइटी जो है वो मैन को ज्यादा पावर देती है एज कंपेयर टू वुमेन? तो उसे हम कहते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी। अगला है कि हु सेड रिलीजन एंड पॉलिटिक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड? कौन कहता है कि रिलीजन को और पॉलिटिक्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता है? वो कहते हैं महात्मा गांधी। ठीक है। व्हाट इज द टर्म फॉर गिविंग इम्पोर्टेंस टू और रिलीजन? हाँ, कोई ऐसा टर्म का नाम बताना है जिसमें हम जितनी भी धर्म है उन सबको इम्पोर्टेंट मान रहे हैं, एक मान रहे हैं, उसे हम कहते हैं सेकुलरिज्म। ठीक है। इन विच इंस्टीट्यूशन इज देयर अ रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया? कौन से इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन है वुमेन्स की इंडिया में? तो वो है पंचायती राज। व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ एडल्ट सफरेज इन इंडिया? एज लिमिट क्या है राइट टू वोट? वो है 18 साल। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट गिव सिटीजन द राइट टू इक्वालिटी? कौन से टाइप के गवर्नमेंट जो है वो राइट टू इक्वालिटी देते हैं? वो देते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट बेसिस और द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी? करेक्ट बेसिस क्या है? वो है अकाउंटेबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। देन व्हाट नॉट करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी? इसमें से कौन सा करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है डेमोक्रेसी का? रूल ऑफ द मेजोरिटी। व्हाट डज द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन? जो डेमोक्रेसी का सक्सेस है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है जुडिशियस पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन, किस लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस चीज में। हाउ मेनी मेन सेक्टर्स आर देयर इन इकोनॉमी? हमारी जो इकोनॉमी है उसके मेन सेक्टर्स कितने हैं? उसके मेन सेक्टर्स है 3। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ऑन द विच बेसिस आर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डिवाइडेड? पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया है? हमने किया है ऑनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस। ठीक है। अगला है कि विच सेक्टर प्रोवाइडेड द मोस्ट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री? कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है? प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देता है हमारे देश में। विच सेक्टर इज प्राइमरी आउटसाइड गवर्नमेंट कंट्रोल एंड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सेक्टरल यूनिट्स? कौन सा सेक्टरल प्राइमरी गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर है और स्मॉल और सेक्रेट यूनिट्स को कंसिस्ट करता है? तो वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। when both parties agree to buy or sell things from each other it is called? कि अगर दो पार्टी है और दोनों एग्री कर गए कि हम चीजें खरीदना और बेचना चाह रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? हम उसे ट्रेड कहेंगे। विच इज नॉट एन फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? इसमें से कौन सा इनफॉर्मल सोर्स नहीं है क्रेडिट का? तो बैंक जो है वो इनफॉर्मल सोर्स नहीं है क्रेडिट का। इन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप में मोस्ट सेविंग एंड लोन डिसीजन आर मेड बाय? जितने भी सेविंग और लोन के डिसीजन होते हैं वो कौन बनाता है? वो मेंबर्स बनाते हैं। वॉट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ मल्टीनेशनल कंपनीज कॉल्ड? जो इन्वेस्टमेंट मल्टीनेशनल कंपनीज बनाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं
फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट्स बाहर से आए हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज रिलेशनशिप एंड रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज कॉल्ड? तो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो प्रोसेस है, इंक्रीज हुआ है रिलेशनशिप और रैपिड इंटीग्रेशन में, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पर चूज द करेक्ट जस्ट खत्म किया। सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। देखो, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़ें तो चीजें ज्यादा बेटर होंगी, राइट। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। तो द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब इज, तो सबसे मेन कॉज क्या है लैंड डिग्रेडेशन का पंजाब में? इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है, मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करना, इरिगेशन करना, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। अगला है कि इन इंडिया डैश परसेंट ऑफ द लैंड इज प्लेन, इंडिया में कितने परसेंट जो लैंड है वो प्लेन है? 30% है। द प्रोसेस सॉइल इरोजन एंड इट्स फ्लो इज कॉल्ड, जो प्रोसेस है सॉइल इरोजन का और उसके फ्लो का, उसको क्या कहते हैं? उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। अगला है बैंगर एंड खादार आर टू टाइप्स ऑफ, जो बैंगर और खदार है वो दो तरीके का क्या है? वो एलुवियल सॉइल है, ठीक है। अगला है सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ बोथ डैश एंड डैश नॉन बायोलॉजिकल सब्सटेंस, बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल सब्सटेंस। बायोलॉजिकल जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर, जैसे डिकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स, और नॉन बायोलॉजिकल में हम देख लेते हैं वाटर, एयर, मिनरल्स एक्सेट्रा। देन सिक्स्थ है कि एंटायर नॉर्थ प्लेन इज कंपोज्ड ऑफ, जितना भी हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ प्लेन है वो किससे बना है? एलुवियल सॉइल से बना है। मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड, हमारे कंट्री में हाफ से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया को क्या डिक्लेयर कर दिया गया है? रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। फॉर प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन, जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब लॉन्च किया गया था? वो 1973 में लॉन्च किया गया था। द नेक्स्ट है डैश एंड डैश ट्राइब्स वर्शिप द इमली एंड मैंगो ट्री ड्यूरिंग मैरिजेस। तो कौन सी ट्रीज को, ट्राइब्स जो हैं वो वर्शिप करते हैं इमली और मैंगो की ट्रीज को मैरिज के टाइम पे? तो वो है सैंथल और मुंडा। नेक्स्ट है कि परसेंट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, तो कितना परसेंट जो है अर्थ का जो वाटर से कवर है? तो वो 71% कवर है, ठीक है। द डैश प्रोजेक्ट इन अ महानदी बेसिन कोऑर्डिनेट्स वाटर कंजर्वेशन एंड फ्लड कंट्रोल। तो द डैश प्रोजेक्ट इन अ महानदी बेसिन, जो डैश प्रोजेक्ट है महानदी बेसिन का, वो वाटर कंजर्वेशन और फ्लड कंट्रोल के लिए है, तो वो है हीराकुंड, ठीक है। पल्सेस आर डैश क्रॉप, जो पल्सेस है वो कौन से क्रॉप्स है? वो रबी क्रॉप्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द मेन फूड ग्रेन्स ऑफ मोस्ट पीपल इन इंडिया इज, तो जो मेन फूड है, फूड ग्रेन है ज्यादातर लोगों का इंडिया में, वो क्या है? वो राइस है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इज डैश प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस फूड ग्रेन्स फॉर अस। एग्रीकल्चर वो प्रोसेस है जिस जो हमारे लिए फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करती है, बनाती है। तो बायोलॉजिकल, इसका आंसर है बायोलॉजिकल प्रोसेस। महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था डैश एज हिज स्पिरिचुअल सक्सेसर, किसे उन्होंने किसको उन्होंने एज अ स्पिरिचुअल सक्सेसर बताया था? तो विनोबा भावे को। द कल्टीवेशन ऑफ अरेबिका कॉफी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डैश हिल्स, जो कल्टीवेशन है अरेबिका कॉफी का वो कहाँ से कल्टीवेट हुआ था? वो वेस्टर्न घाट से कल्टीवेट हुआ था। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, टी कल्टीवेशन किस चीज का एग्जांपल है? वो एग्जांपल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। डैश इज द मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड नट्स, मेन सोर्स प्रोड्यूसर क्या है ग्राउंड नट्स का? गुजरात, गुजरात में सबसे ज्यादा मिलते हैं भाई। फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फार्मर द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च द डैश एंड डैश स्कीम, जो फार्मर की बेनिफिट्स के लिए, उनकी साथ देने के लिए जो इंडियन की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या कौन कौन से स्कीम लॉन्च किए थे? उन्होंने कृषि सिंचाई योजना और फसल बीमा योजना लॉन्च किया था। इंडिया रैंक डैश इन द वर्ल्ड इन शुगर प्रोडक्शन, इंडिया को शुगर प्रोडक्शन के रैंक में कौन से नंबर पे रखा गया है? दूसरे नंबर पे रखा गया है, ठीक है। पहले पे ब्राजील है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन, जो पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुई है वो कब हुई थी मुंबई में? वो 1854 में हुई थी। सिल्क इज ऑल्सो नोन एज, सिल्क को हम और क्या कहते हैं? हम अहिस्मा, सॉरी,
अहिंसा कहते हैं, ठीक है। रबर इज अ डैश रीजन क्रॉप। रबर कौन सी रीजन का क्रॉप है? ये ट्रॉपिकल रीजन का क्रॉप है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कॉज डैश पॉल्यूशन। सल्फर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सा पॉल्यूशन कॉज करते हैं? वो एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर कंसंट्रेटेड इन अ प्लेट्यू रीजन ऑफ, कौन से कहाँ पे? छोटा नागपुर में, ठीक है। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्ट श्रीनगर टू, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो श्रीनगर को कहाँ से कनेक्ट करता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ, जो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस है नेशनल हाईवे का, वो कहाँ किसके अंडर आता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे फनल वाज बिल्ट बाय, जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे फनल है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से बिल्ड हुआ है? वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन से बिल्ड हुआ है, राइट। देन चेन्नई इज आवर मेजोरिटीज आवर कंट्रीज ओल्डेस्ट डैशपोर्ट मेजर। अगला है कि इन इंडिया द इनलैंड गेटवेज फॉर नेविगेशन इज डैश किलोमीटर्स लॉन्ग। कितने किलोमीटर्स लॉन्ग है? 14,500 किलोमीटर लॉन्ग। ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के साउथ ईस्ट कोस्ट में देयर इज ट्यूटिकॉर्नी पोर्ट। ट्यूटिकॉर्नी पोर्ट है वहां पे। डैश इज द कंट्रीज नेशनल न्यूज एंड मैसेजिंग मीडिया। जो नेशनल कंट्री का नेशनल न्यूज और मैसेजिंग मीडिया क्या है? AIR, ऑल इंडिया रेडियो। द डैशबोर्ड हैज अ अथॉरिटी टू क्लेरिफाई ऑल इंडिया एंड फॉरेन फिल्म्स। जो CBFC है, उसे पूरी अथॉरिटी है इंडिया और फॉरेन फिल्म्स को क्लेरिफाई करने की, सॉरी सर्टिफाई करने की। द डैश इज ऑल्सो कॉल्ड द इकोनॉमिक बारोमीटर ऑफ द नेशन। RBI को हम इकोनॉमिक बैरोमीटर भी कहते हैं नेशन का। डैश ट्रांसपोर्ट इन अ कंट्रीज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अथॉरिटी कौन सी है? इंडियन रेलवे। देन मेटरनिच कॉल्ड लिबरलिज्म द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अ सोशल ऑर्डर। लिबरलिज्म को उन्होंने सबसे बड़ा शत्रु बताया है। इन 1804 सिविल कोड इज नोन एज डैश कोड्स। 1804 में सिविल कोड्स को कौन से कोड्स कहते हैं? हम नेपोलियनिक कोड कहते हैं। नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता था भाई, ठीक है। द 1832 ट्रीटी ऑफ डैश ऑर्गेनाइज्ड ग्रीस एन इंडिपेंडेंट नेशन। लंदन। डैश इज कंसीडर्ड द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। किसने कंसीडर किया था क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन का? ग्रीस ने। यूजेपे मैजीनी वाज बोर्न इन 1807 इन गियानो, इटली में, ठीक है। द ग्रीक स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस बिगिन इन, जो ग्रीक स्ट्रगल है इंडिपेंडेंस का वो कब बिगिन हुआ था? वो 1821 में बिगिन हुआ था। ऑस्ट्रेलिया चांसलर डैश होस्टेड द वाइना फ्रांसे। कब किसने होस्ट किया था? क्लेमेंस वॉन मेटरनिच ने होस्ट किया था। यंग यूरोप वाज एस्टैब्लिश्ड इन, यंग यूरोप कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1834 में। सिंबल जैसे कि डैश वर प्लेस्ड बाय नेशनल सिंबल्स। कौन से सिंबल्स को नेशनल सिंबल्स प्लेस किया जाता है? रीजनल और रॉयल सिंबल्स को। डैश लेड बाय जर्मन यूनिफिकेशन मूवमेंट। दिस प्रोसेस इज पायोनियर्ड बाय, तो पहला है ओटो वन बिस्मार्क और किंग विलियम विल्मन वन। डैश वॉज द फाउंडर ऑफ द इटली यूनिट। तो जैसे ये टफ टफ वर्ड्स है ना, इनके सिर्फ स्पेलिंग याद कर लेना भाई अच्छे से, नहीं तो गलत हो जाएगा। डैश वॉज द फाउंडर ऑफ इटालियन यूनिटी। कौन यूनिटी इटालियन यूनिटी के फाउंडर है? गॉजेपे मिजीनी। इन 1861 डैश वॉज प्रोक्लेम द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। 1861 में किसको हमने किंग इटली के किंग माना था? विक्टर इनामोल्टो को। The Act of Union 1707 formed the Kingdom of Great Britain. During the 7 years, Persia won war against Dash and France, and the process of Dash was called completed. तो 7 साल में पर्शिया ने वॉर जीता था ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ, और इस प्रोसेस को जर्मन यूनिफिकेशन कहते हैं। ऑन मे 1848 18 मई 1848 में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डैश टुक देयर प्लेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जर्मन स्टेट्स। डैश डेपिकेटेड द फेमस इमेज ऑफ भारत माता। किसने डेपिक किया था जो फेमस इमेज है भारत माता का? वो है अबिंद्रनाथ टैगोर। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन, जो नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ था? वो 1920 में स्टार्ट हुआ था। इन अवध द सन्यासीज लेड बाय पीस एंड सरप्राइजिंग,
ठीक है। द गांधी ईरानी अरेंज सॉरी एग्रीमेंट टुक प्लेस इन, कब एग्रीमेंट ये लिया गया था? 1931 में। बाबा रामचंद्र वर्कड एज अ डैश इन फीजी, इंट्रोडेटेड लेबर लीडर। द मुस्लिम लीग वॉज एस्टेब्लिश इन, मुस्लिम लीग जो है कब स्टैब्लिश हुआ था? 1906 में स्टैब्लिश हुआ था। एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज इन इंडिया इन, एयर ट्रांसपोर्ट कब नेशनलाइज हुआ था इंडिया में? 1953 में। ठीक है। इन फरवरी डैश महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो फरवरी में कौन से साल में महात्मा गांधी ने ये डिसाइड किया था कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर देंगे? ठीक है, तो उन्होंने 1922 में। In Africa, in 1890s, the dash disease spreaded overly. तो अफ्रीका में 1890s में कौन सी डिसीज तो एकदम फैल गई थी भाई? वो है प्लेग। इन एशियन टाइम्स ट्रेड बिटवीन एशिया एंड यूरोप टुक प्लेस थ्रू द डैश रूट। एशियन टाइम्स में ट्रेड जो था एशिया और यूरोप के बीच में, वो कौन से रूट से हुआ था? वो सिल्क रूट से हुआ था। द फर्स्ट फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज इन द फ्लो ऑफ डैश, द सेकेंड फ्लो ऑफ डैश एंड द थर्ड फ्लो ऑफ डैश, तो है मनी, गुड्स एंड सर्विसेज। इनके जो ब्लैक ब्रैकेट्स दिए हैं यहाँ खाली में, यहाँ पे आएगा मनी, गुड, और यहाँ पे आएगा सर्विस। इन द 19th century nearly dash people from Europe settled in America and, तो 19th century में लगभग 6 मिलियन लोग यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सॉरी यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हुए थे। द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट लेड आउट द नेटवर्क ऑफ कैनल्स टू मेक द सेमी एलियन लैंड्स फर्टाइल। स्मिथफील्ड वॉज लंडन ओल्डेस्ट डैश मार्केट। जो स्मिथफील्ड है वो लंदन का सबसे ओल्डेस्ट कौन सा मार्केट है? मीट मार्केट है। राम नारायण तिवारी ने लेबर के वॉज अ लेबरर हु वेंट फ्रॉम इंडिया टू, कहाँ गए थे ये? इंडिया से फिजी गए थे इंडिया से। द फेमस डैश इन ट्रिनिदाद एंड गुवाना Guyana is an example of creative expression that came in Indian immigrants. That is chutney music. The British government cultivated dash in India and smuggled it to dash. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया? ड्रग होता है ओपियम, उसे कल्टीवेट किया और इंडिया में स्मगलिंग की उसकी। सॉरी सॉरी, इंडिया से कल्टीवेट किया और चाइना में उसकी स्मगल किया। इन वर्ल्ड वॉर वन में कितने लोग मरे थे और कितने लोग घायल हुए थे? 10 लाख लोग मरे थे और कम से कम 20 करोड़ लोग घायल हुए थे। द कार मैन्युफैक्चरर डैश वॉज रिन्यूड पायोनियर ऑफ मास प्रोडक्शन। जो कार मैन्युफैक्चर है हेनरी फोर्ड, उन्होंने वो रिनॉल्ड पायोनियर है मास प्रोडक्शन का। देन काइनीज वॉज द फेमस फॉर हिज, केनीज फेमस किस चीज के लिए है? इकोनॉमिक थ्योरीज के लिए। व्हेन द इकोनॉमिक डिप्रेशन वॉज एट इट्स पीक एंड रूरल इंडिया इज गोइंग थ्रू द पीरियड ऑफ डिसकंटेंट एंड टर्मोइल, गांधी जी स्टार्टेड द डैश मूवमेंट। जब इकोनॉमिक डिप्रेशन एकदम पीक पे था तब गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। अगला है द ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी पब्लिश्ड द बुक ऑन। जो ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी है उसने बुक पब्लिश किया था ऑन इंडियन म्यूजिक कब? 1900 में। अ पर्सन हु स्पिन और carded yarns according to the count of thread is called a spinning master। से क्या कहते हैं? spinning master कहते हैं। From the dash decades onwards, railway expanded in England and from the dash decades onwards, they expanded it to its colonies। 18 तो पहले लाइन में आएगा 1830s डिकेड्स में, 1850s में। ठीक है। अगला है जेम्स वॉट इम्प्रूव द स्टीम इंजन इन्वेंटेड बाय। जेम्स वॉट थे, उन्होंने स्टीम इंजन को इम्प्रूव किया। जो किसने बनाया था? थॉमस न्यूकॉमन ने बनाया था। कॉटन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वाज ऑफ द, जो कॉटन इंडिया में प्रोड्यूस हुए थे वो कौन सी वैरायटी के थी? वो लॉन्ग स्टेपल वैरायटी थी। ठीक है, जिसके जो स्ट्रॉन्ग दो थ्रेड थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे और फाइन होते थे। सूरत एंड हुगली आर were declining and the position of dash and dash improving। बॉम्बे और कैलकाटा। बॉम्बे एंड कैलकाटा वाज डेवलप्ड एट कमर्शियल पोर्ट्स फ्रॉम द डैश डिकेड्स ऑनवर्ड्स। 1800 से ही वो डेवलप हो गया था एज अ कमर्शियल पोर्ट्स। द फर्स्ट डैश मिल इन इंडिया ओपन इन कानपुर इज इन 1860s। जो पहली कौन सी मिल थी जो कानपुर में खुली थी? 1860s में कॉटन मिल खुली थी। ऑन वन वे टू क्रिएट न्यू कंज्यूमर इज थ्रू, एक तरीका जिससे हम नए कंज्यूमर्स बना सकते हैं वो एडवर्टाइजमेंट। जापान ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक इज, जापान की सबसे पुरानी प्रिंटेड बुक कौन सी है? वो है कोजी की। ग्यूटेनबर्ग प्रेस प्रिंटेड इट्स फर्स्ट बुक
ग्यूटेनबर्ग ने प्रेस प्रिंट की थी अपनी सबसे पहली बुक, जिसका नाम क्या था, द बाइबल। द पर्सन हु कंपोज द टेक्स्ट फॉर प्रिंटिंग वॉज कॉल्ड अ, जो वो इंसान जिसने कंपोज किया था पहले टेक्स्ट को प्रिंटिंग के लिए, वो कौन था, कंपोजर थे। विद द एडवेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस अ न्यू डैश क्लास इमर्ज्ड। जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का एडवेंट हुआ, वैसे ही नई रीडिंग क्लासेस इमर्ज हुई। मार्टिन लूथर रॉट द डैश क्रिटिसाइजिंग एंड कैथोलिक चर्च। 95 थीसिस इसका आंसर है। द प्रिंटिंग प्रेस अराइव्ड इन इंडिया इन 16th सेंचुरी विथ पोर्चुगीज मिशनरीज। जो प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में आया 16th सेंचुरी में आया था, किसके साथ, पोर्चुगीज मिशनरीज के साथ। रिचर्ड एम हॉय एंड न्यूयॉर्क मेड द स्टीम पावर्ड रोटरी प्रेस ऑपरेशनल। रोटरी प्रेस को उन्होंने ऑपरेशनल किया था। मैन्युस्क्रिप्ट वर कॉपीड इनटू डैश लीव्स और हैंडमेड पेपर्स। जो मैन्युस्क्रिप्ट था उसको कॉपी किया गया था पाम लीव्स में और हैंडमेड पेपर्स पे। जेम्स ऑगस्टन हिकीज started editing the weekly magazine called Bengal Gazette। जो जेम्स ऑगस्टन और हिकी थे, उन्होंने वीकली मैगजीन को एडिट करना स्टार्ट किया था 1780 में, जिसको क्या कहते हैं, बेंगल गैजेट। द ग्रीन ब्रदर्स कलेक्ट लोकल फोक टेल्स अमंग डैश फार्मर्स इन जर्मनी, जर्मन फार्मर्स। देन राजा राम मोहन रॉय पब्लिश्ड द डैश इन 1821। उन्होंने क्या पब्लिश किया था, मिरातुल अकबर। ठीक है, ये एक बंगाली न्यूज़पेपर है। द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ तुलसीदास 16th सेंचुरी बुक। जो पहली एडिशन थी तुलसीदास की 16 प्रिंटेड बुक की 16th सेंचुरी बुक में, वो द वाज पब्लिश्ड इन कोलकाता। वो कोलकाता में 1810 में हुई थी। उसका नाम क्या था, रामचरितमानस। श्रीलंका बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ द ईयर। श्रीलंका को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया था, कब, 1948 में। सिविल वॉर ऑफ श्रीलंका एंडेड इन द ईयर। श्रीलंका में जो सिविल वॉर चल रहा था वो कब खत्म हुआ था, 2009 में। द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द, जो ग्राम पंचायत होता है उसका हेड को क्या कहते हैं, हम सरपंच कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग वेरियस लेवल इज कॉल्ड, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर एक लेवल पे, उसे फेडरलिज्म कहा जाता है। सेवरल ग्राम पंचायत आर कंबाइंड टू फॉर्म अ, बहुत सारे ग्राम पंचायत को कंबाइन किया जाता है क्या बनाने के लिए, पंचायत समिति बनाने के लिए। जितने भी ऑल पंचायत समिति इन डिस्ट्रिक्ट आर कंबाइंड टू फॉर्मर, और जितने भी पंचायत समिति हैं उन्हें कंबाइन करके क्या बनाते हैं, जिला पार्षद बनता है। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसे लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। कम्युनलिज्म इज द मेजर ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ, जो कम्युनलिज्म है वो मेजर ऑब्स्टिकल है किसके पाथ में, नेशनल इंटीग्रेशन के पाथ में। देन बेल्जियम adopted a dash system of government instead of unitary one। बेल्जियम ने कौन से सिस्टम को अडॉप्ट किया था, फेडरल सिस्टम को। द डिवीजन ऑफ पावर अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज कॉल्ड डैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे पावर का। द पोर्ट ऑफ डैश वाज लोकेटेड इन द कोस्ट ऑफ गुजरात, कनेक्टेड इंडिया टू द पोर्ट्स ऑफ गल्फ एंड डैश। जो पोर्ट कहाँ पे है, सूरत में, जो कहाँ पे है, गुजरात में, वो इंडिया कनेक्ट करता है इंडिया के गल्फ और अफ्रीका के पोर्ट्स को। Then the judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitution provisions and laws. So this is right. The group of social united constant election and assume power in the government is called political parties। उसको क्या कहते हैं, political party कहते हैं। और democratic government is an accountable to, जो democratic government है वो किसके लिए accountable है, वो लोगों के लिए accountable है, the people। The dramatic system इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल, जो ड्रामेटिक सिस्टम है वो किस चीज पे बेस्ड है, पॉलिटिकल इक्वलिटी के ऊपर। डेमोक्रेटिक सिस्टम। डैश इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, कौन है जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो है इंडिया। ठीक है। द टोटलिटोरियन आइडियोलॉजी सपोर्ट, जो टोटलिटोरियंस की आइडियोलॉजी को है उसको कौन सपोर्ट करता है, एब्सोल्यूट पावर सपोर्ट करती है। डैश इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द कंट्रीज टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। तो अगर हमें क्या ऑब्टेन करते हैं, जब हम कंट्री के टोटल पॉपुलेशन को टोटल इनकम से डिवाइड करते हैं, हम ऑब्टेन करते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है। अगला है, इन इंडिया डैश परसेंटेज ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। इंडिया में 93% वर्कर्स जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं।
हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे पाई जाती है? वो एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है। द ऑनरशिप ऑफ द पब्लिक सेक्टर लाइज विथ, जो ऑनरशिप है पब्लिक सेक्टर का वो कहाँ पे लाई करता है? गवर्नमेंट में लाई करता है। इन इंडिया करेंसी नोट्स आर इशूड बाय, इंडिया में करेंसी नोट को कौन इशू करता है? उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है। बैंक चार्जेस हाई इंटरेस्ट ऑन लोन्स देन द इंटरेस्ट दे पे ऑन, कैसे पे करते हैं? डिपॉजिट्स में। Dash percent of the loan requirement for urban poor households are met by informal sources. 40% loan requirement जो है urban poor households के वो informal sources से मिलते हैं। The World Trade Organization was established by, जो World Trade Organization है वो कब establish हुआ था? वो 1995 में establish हुआ था। A company that controls production in more than one country is called, ऐसी कंपनी जो कंट्रोल करती है एक से ज्यादा कंट्रीज के प्रोडक्शन को, उसे क्या कहते हैं? हम मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज कॉमनली रिफर्ड एज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम कॉमनली क्या कहते हैं? आईटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें पहला सवाल है कि सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो मिट्टी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। वो गलत है, क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्स तो है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है माउंटेन कवर्स 30% ऑफ द इंडियाज लैंड एरिया, जो माउंटेन्स है वो 30% इंडिया के लैंड एरिया को कवर करते हैं। दिस इज रॉन्ग, माउंटेन जो है वो 22% कवर करते हैं, ना कि 30%। तीसरा, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस में रिसोर्सेज को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है ओशन रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज, दिस इज रॉन्ग। द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है वो पहली बार इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था, तो दिस इज रॉन्ग। वो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था, वो यूरोपियन मॉडल्स ने ओरिजिनेट किया था in the context of community self-governance. India has a long tradition of local governance, but the modern concept of community government was influenced by global system. ये global system से influenced है, ना कि इंडिया के। Desert soils are sandy और saline, जो desert की soils है वो sandy और saline होते हैं, तो this is true. Next है कि iron ore is the non-renewable resource. आयरन ओर जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो दिस इज ट्रू। द गवर्नमेंट हैज कैटेगराइज्ड फॉरेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द गवर्नमेंट हैज कैरेक्टराइज फॉरेस्ट इनटू 4 क्लासेस, जो गवर्नमेंट है उसने फॉरेस्ट को 4 क्लासेस में कैरेक्टराइज किया है मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो ये ट्रू है। देन नाइन्थ है कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, दिस इज ट्रू। द सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर, जो सरदार सरोवर डैम है वो नर्मदा रिवर पे बिल्ड है मध्य प्रदेश में, तो दिस इज फॉल्स। इंदिरा गांधी कैनल हैज मेड पेरेनियल ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल इन वेस्टर्न राजस्थान, जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो पेरेनियल ड्रिंकिंग वाटर बनाया गया है, जो वाटर अवेलेबल ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल है वेस्टर्न घाट्स में राजस्थान के, तो दिस इज ट्रू। ठीक है, एक और बार समझा देती हूँ, कंफ्यूजन हो गई है। इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो पीने के लिए जो पानी है ड्रिंकिंग वाटर है वो, ठीक है, जो वेस्टर्न राजस्थान में अवेलेबल कराया गया है, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है 1/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वॉज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्ल्ड, मतलब हमारे इंडियन पॉपुलेशन में 1/3 ऐसी पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर वर्ल्ड में इन्वॉल्व है, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, वो हाफ से भी ज्यादा है, हाफ से भी ज्यादा लोग हैं जो एग्रीकल्चर वर्क में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, चाइना के बाद, तो दिस इज ट्रू। आफ्टर ब्राजील इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, शुगर केन के प्रोडक्शन में ब्राजील के बाद इंडिया आता है, दिस इज ट्रू। एक्सटेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वर इनिशिएटेड इन 1980s एंड 1990s, जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वो इनिशिएट कब हुए थे? 1980 और 1990 के बीच में, दिस इज ट्रू। इंडिया इज द स्मॉल प्रोड्यूसर ऑफ कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, इंडिया जो है वो पल्सेस का सबसे कम और सबसे प्रोड्यूस करने में सबसे कम और कंज्यूम करने में सबसे कम है दालों का, तो दिस इज रॉन्ग, सबसे ज्यादा है भाई, लार्जेस्ट है। देन ऑयल इंडियन लिमिटेड इज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है, ट्रू।
प्राइमरी वर्कर कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू रिफाइंड प्रोडक्ट। जो प्राइमरी वर्कर्स हैं वो कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को रिफाइंड प्रोडक्ट में। दिस इज फॉल्स। द केमिकल इंडस्ट्री इज द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया। जो केमिकल इंडस्ट्री है वो थर्ड लार्जेस्ट है एशिया में एंड ट्वेल्थ इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में 12th नंबर पे आता है साइज की टर्म्स में। तो दिस इज ट्रू। लैंड रिफॉर्म्स वर द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स। लैंड रिफॉर्म्स जो है वो मेन फोकस है पहले 5 साल के प्लान्स के लिए। तो दिस इज फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट है द शुगर केन क्रॉप टेक्स अबाउट 2 years टू मैच्योर। जो शुगर केन का क्रॉप है उसे 2 साल लग जाता है मैच्योर होने के लिए, अच्छे से बनने के लिए। तो दिस इज फॉल्स। एग्रीकल्चर उसे 1 साल से 18 महीने लगते हैं। वेयर इज देन इंडिया सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। वीट जो है वो इंडिया का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। दिस इज ट्रू। द पोटैश यूज्ड इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज एंटायरली इम्पोर्टेड। जो पोटैश है उसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता है। दिस इज ट्रू। द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ द मेन कॉर्पोरेशन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। दिस इज ट्रू। द अटल टनल कनेक्ट मनाली टू द लाहौल स्पीति वैली थ्रू आउट द ईयर। दिस इज ट्रू। कोलकाता इज एन इनलैंड रिवर पोर्ट। कोलकाता जो है वो इनलैंड रिवर पोर्ट है क्या? दिस इज ट्रू। इंडिया हैज 10 मेजर्स एंड 150 मीडियम एंड माइनर पोर्ट्स। इंडिया में 10 मेजर और 150 मीडियम और माइनर पोर्ट्स हैं। दिस इज ट्रू। इंडियन कोस्ट लाइन जो है वो 7,516.86 किलोमीटर लॉन्ग है। दिस इज ट्रू। जवाहर लाल नेहरू पोर्ट वॉज डेवलप्ड टू द कार्टर ऑफ इंक्रीजिंग द ट्रैफिक एट द मुंबई पोर्ट। इसे इसलिए डेवलप किया गया था क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा था मुंबई पोर्ट पे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इन अवर कंट्री वाज पब्लिश्ड इन हिंदी। जितने भी नंबर मैक्सिमम न्यूज़पेपर है जो इंडिया में पब्लिश हो रहे हैं वो सारे हिंदी में होते हैं, मैक्सिमम हिंदी में होते हैं। तो दिस इज ट्रू। कोकन रेलवे वाज डेवलप्ड अलोंग इंडियन ईस्टर्न कोस्ट। जो कोकन रेलवे है वो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट के अलोंग डेवलप हुआ गया है। दिस इज फॉल्स। इन 1848 फ्रेंच आर्टिस्ट फेडरिक सॉरी क्रिएटेड अ सीरीज ऑफ 5 पेंटिंग। 1848 में फ्रेंच आर्टिस्ट जो थे फेडरिक सॉरी उन्होंने सीरीज ऑफ 5 पेंटिंग क्रिएट की थी। दिस इज ट्रू। फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड इन 1789। जो पहला क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का और फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो कब हुआ था? 1789 में हुआ था। दिस इज ट्रू। पिक्चर ऑफ मार्निया रिप्रेजेंट द जर्मन पब्लिक। जो मार्निया की पिक्चर है वो जनरल पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज सॉरी जर्मन पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज रॉन्ग। वो जर्मन को नहीं, वो फ्रेंच रिपब्लिक को क्या बोलते हैं, हाँ, रिप्रेजेंट करता है। द लिबरल पॉलिटिकल कार्ल वैकलर वॉज द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। जो लिबरल पॉलिटिशियन में कार्ल वैकलर थे उन्हें इलेक्ट किया गया था मेंबर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के मेंबर के द्वारा, दिस सॉरी मेंबर के लिए। तो दिस इज ट्रू। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर टर्न जर्मनी इनटू द कॉन्फेडरेशन ऑफ 14 स्टेट्स। दिस इज ट्रू। इन 1815 ब्रिटेनिया, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया together defeated Napoleons. So this is true. In 1871, the Balkan region was the source of serious nationalist tension in Europe. This is true. They believe the कंजर्वेटिव डेमोक्रेसी। वो किसमें बिलीव करते थे? कंजर्वेटिव डेमोक्रेसी में। दिस इज ट्रू। नेपोलियन अटैक्ड इटली इन 1797 में अटैक किया था नेपोलियन ने इटली पे। दिस इज ट्रू। बिगेस्ट ऑब्स्टिकल ऑफ इटली यूनिफिकेशन वाज ऑस्ट्रिया। सबसे बड़ा रुकावट आया था जो इटली यूनिफिकेशन में, वो ऑस्ट्रिया था। दिस इज ट्रू। मिड 19th सेंचुरी में इटली को डिवाइड किया गया था 10 स्टेट्स में। दिस इज फॉल्स। 10 में नहीं किया गया था। मैनी मोर स्टेट ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी इंक्लूडिंग किंगडम्स। ठीक है, ओके। तो ये गलत है। आयरलैंड वॉज डिवाइडेड इंटू कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट रिलीजन ग्रुप्स। आयरलैंड को हमने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट रिलीजन ग्रुप में डिवाइड किया गया था। दिस इज ट्रू। राउजिया वॉज द फ्रेंच फिलोसोफर। राउजिया जो थे वो फ्रेंच फिलोसोफर थे। दिस इज ट्रू। बारडोली पीसेंट मूवमेंट वॉज अगेंस्ट इंक्रीजिंग लैंड रेवेन्यू। जो बारडोली पीसेंट मूवमेंट था वो लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज करने के अगेंस्ट था। दिस इज ट्रू। 1929 में जो भगत सिंह थे एंड बाटुकेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब ऑन लेजिस्लेटिव असेंबली। इन्होंने क्या किया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर बॉम्ब फेंक दिया था। दिस इज ट्रू। गांधी पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट राउंड टेबल
कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। तो जो गांधी थे उन्होंने पहले जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में, उसे अटेंड किया था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। दिस इज रॉन्ग, ठीक है। उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन्होंने दूसरे वाले में पार्टिसिपेट किया था जो 1931 में हुआ था। गांधी प्रिपेयर्ड द स्वराज फ्लैग इन 1921। गांधी ने प्रिपेयर किया था स्वराज फ्लैग को 1921 में। दिस इज राइट। इन 1930 मोहम्मद अली जिन्ना वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो 1930 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। दिस इज ट्रू। ऑल मेंबर्स ऑफ द साइमन कमीशन वर इंडियन। जितने भी मेंबर थे ना साइमन कमीशन में, वो सारे इंडियंस थे। तो दिस इज रॉन्ग। इंडियंस नहीं थे, कुछ ब्रिटिशर्स भी थे। तो Simon Commission was entirely British. They led by widespread protest in India as no Indian member were included. तो उसमें इंडिया तो नहीं, इंडियाज के नहीं थे, वो ब्रिटिशर्स के थे। ब्रिटिश टॉरी गवर्नमेंट फॉर्म द स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन। ये सर जॉन साइमन के अंडर में हुआ था। तो दिस इज ट्रू। सॉन्ग वंदे मातरम वाज रिटन बाय इन 1980s। 1970s में वंदे मातरम लिखा गया था। दिस इज ट्रू। जनरल डायर थे वो एसोसिएटेड थे जलियांवाला बाग मास्केयर से। दिस इज ट्रू। गांधी जी स्टार्टेड सॉल्ट मार्च इन 75 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स। गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था अपने 75 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स के साथ। तो गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट तो किया था, लेकिन वो 75 नहीं 78 वॉलेंटियर्स थे। देन तो ये वाला फॉल्स हो गया। ऑन अप्रैल 6 1930, 6 अप्रैल 1930 में जो गांधी थे उन्होंने रीच डांडी एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ। उन्होंने डांडी पहुंचे और उन्होंने सॉल्ट लॉ को वहां पे प्रयोग कर दिया, तोड़ दिया। दिस इज ट्रू। नूडल्स रीच वेस्टर्न कंट्रीज फ्रॉम अरब ट्रेवलर्स। जो नूडल्स हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज से अरब ट्रैवलर्स तक पहुंचे हैं। दिस इज ट्रू। अंडर प्रेशर फ्रॉम लार्ज लैंड ओनर्स के प्रेशर से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने लिफ्टेड द बैन फ्रॉम द इंपोर्ट ऑफ मक्का। मक्का के इंपोर्ट को बैन कर दिया। दिस इज ट्रू। इन मिड 16 सेंचुरी में पोर्टुगीज और स्पेनिश आर्मीज जो थी उन्होंने कॉलोनाइजिंग अमेरिका को बिगिन किया था। दिस इज ट्रू। इन 1885 में यूरोपियन पावर drew lines on the map of Africa and divided it among themselves। 1885 में यूरोपियन पावर जो थे उन्होंने लाइंस बनाया था मैप ऑफ अफ्रीका में और उसे एक दूसरे में डिवाइड कर लिया था themselves। True। From the 1860s, Hyderabad Sindhi trader opened large emporium at port around the world। 1860s में जो हैदराबाद के सिंधीज थे, सिंधी ट्रेडर्स थे, उन्होंने बड़े से एम्पोरियम्स खोल दिए थे पोर्ट्स पे ही पूरे वर्ल्ड में। दिस इज ट्रू। फाइन कॉटन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वाज एक्सपोर्टेड एट यूरोपियन कंट्रीज। जो फाइन कॉटन जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है वो यूरोपियन कंट्रीज में भेजा जाता है। तो दिस इज ट्रू। वर्ल्ड वॉर आई फर्स्ट वॉज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। जो पहला वर्ल्ड वॉर था वो पहला मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था। दिस इज ट्रू। ब्रिटेन हैड टू टेक ह्यूज लोन फ्रॉम अमेरिकन बैंक्स। ब्रिटेन को जो थे बहुत ही बड़ा अमाउंट का लोन लेना था अमेरिकन बैंक से एंड द अमेरिकन पब्लिक ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान। दिस इज ट्रू। द टी मॉडल कार वॉज द फर्स्ट टू बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग द मास प्रोडक्शन मेथड। जो टी मॉडल कार थी वो पहली बार बनने वाली थी मास प्रोडक्शन मेथड का यूज करके। दिस इज ट्रू। कॉटन वॉज द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एज। कॉटन जो है वो पहला सिंबल है न्यू एज का। दिस इज ट्रू। द फर्स्ट फैक्ट्रीज ओपन इन इंग्लैंड इन 1720। जो पहली फैक्ट्री थी जो इंग्लैंड में ओपन हुई थी वो 1720s में हुई थी। दिस इज ट्रू। देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर इन विक्टोरियन ब्रिटेन। तो विक्टोरियन ब्रिटेन के टाइम पे लेबर्स का शॉर्टेज नहीं हुआ था। दिस इज फॉल्स। शॉर्टेज हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बच्चों और फीमेल्स को एज अ लेबर काम करवाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन होता था। इन विक्टोरियन ब्रिटेन में अपर क्लास एंड कैपिटलिस्ट परफॉर्म्ड हैंडमेड गुड्स। जो अपर क्लास और कैपिटलिस्ट है वो हैंडमेड गुड्स को बनाते थे। तो गलत है। उन्हें मशीन का काम दिया जाता था, मशीन वाले काम दिया जाता था, बाकी बाकी लोगों को दिया जाता था। प्रोडक्ट मेड बाय मशीन वर एक्सपोर्टेड टू कॉलोनीज। वो प्रोडक्ट जो मशीन से बनते हैं वो कॉलोनी से एक्सपोर्ट होते हैं। दिस इज ट्रू। द स्पाइनिंग जेनी वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स हारग्रीव्स इन 1764। स्पाइनिंग जेनी इन्होंने इन्वेंट किया था। दिस इज ट्रू। द पावर लूम वॉज इन्वेंटेड बाय एडमंड कार्टराइट इन 1787। This is true. The growing importance of new port over old ones was a sign of the increasing power of colonial rule. This is true. By the 18th century, India dominated the international market of fine textiles. 18th century में जो इंडिया थी उसने इंटरनेशनल मार्केट फाइन टेक्सटाइल का बिल्कुल डोमिनेट कर लिया था।
ट्रू। जे.एन. टाटा सेट अप अ फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन जमशेदपुर। जो जे.एन. टाटा थे उन्होंने अपनी पहली कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जमशेदपुर में स्टार्ट की थी। दिस इज फॉल्स। जमशेदपुर में स्टार्ट की थी, लेकिन कॉटन की नहीं स्टार्ट की थी, स्टील प्लांट लगाया था। ठीक है। इन 1750s में नेटवर्क कंट्रोल्ड बाय इंडियन ट्रेडर बिगेन टू ब्रेक डाउन। जो नेटवर्क कंट्रोल जो इंडिया के ट्रेडर ने रखा था वो टूटने लगा। दिस इज ट्रू। चाइनीज बुद्धिस्ट मिशनरीज brought the printing technique to Japan around 768 to 770 ADs। जो चाइनीज के बुद्धिस्ट मिशनरीज थे उन्होंने जो प्रिंटिंग टेक्निक है वो जापान में लेके आए थे 768 से 770 एडी में। दिस इज ट्रू। द ग्यूटेनबर्ग प्रेस could print 250 pages one side in per hour। जो ग्यूटेनबर्ग प्रेस बनाया गया था वो 250 पेज को प्रिंट कर सकता था वन साइडेड 1 घंटे में। ग्यूटेनबर्ग completed his printing press in 1448। ग्यूटेनबर्ग ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस कब कंप्लीट कर ली थी? 1448 में ही कंप्लीट कर ली थी। नो टू कॉपीज ऑफ द बाइबल रिटन बाय गुटेनबर्ग वर आइडेंटिकल। जो 2 कॉपीज थी बाइबल की वो आइडेंटिकल नहीं था। दिस इज ट्रू, क्योंकि वो मैनुअल प्रोसेस, ड्यू टू द मैनुअल प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग एट द टाइम नो टू कॉपीज ऑफ गुटेनबर्ग वाज एग्जैक्टली आइडेंटिकल। वो एग्जैक्टली सेम नहीं थे दोनों कॉपीज। मैन्युस्क्रिप्ट वर वेरी एक्सपेंसिव। जो मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि वो हाथों से लिखा जाता है। देन शेयरिंग पावर इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। पावर को शेयर करना ही डेमोक्रेसी के सोल है। दिस इज ट्रू। बिटवीन 1970s एंड 1993, 1970s और 1993 के बीच में बेल्जियम अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन 5 टाइम्स। बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 5 बार अमेंड किया था। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका प्रोवाइडेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ तमिल्स बाय गवर्नमेंट। जो नई कॉन्स्टिट्यूशन थी श्रीलंका की वो प्रोटेक्शन की वो किसने? तमिल्स ने दिया था, तमिल गवर्नमेंट ने दी। प्रोटेक्शन ऑफ तमिल्स बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, फॉल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बट नॉट एडक्वेटली प्रोटेक्टिंग तमिल राइट्स, कंट्रीब्यूटिंग टू एथिक टेंशन एंड सिविल वॉर। तो ये गलत है, तमिल्स ने नहीं किया था। देन सिन्हेल्स वाज डिक्लेयर्ड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका। जो सिन्हल्स है वो एक ही ऐसी ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या श्रीलंका की? दिस इज ट्रू। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पोजीशन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज आर ऑब्जर्व्ड रिजर्व्ड फॉर वुमेन्स। दिस इज ट्रू। 1/3 रिजर्व्ड है वुमेन्स के लिए। अवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अभी तक किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है। तो दिस इज ट्रू। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स के कंसीडर कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। दिस इज ट्रू। द प्रेजेंट पंचायती राज सिस्टम, जो अभी का पंचायती राज सिस्टम है इंडिया में, वो 74 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन से बेस्ड है। दिस इज ट्रू। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग पंचायती राज स्टैब्लिश रियल डेमोक्रेसी। पंचायती राज जो है वो असली डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करता है। ट्रू। डिफेंस फॉरेन अफेयर्स एंड द करेंसी आर द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। डिफेंस फॉरेन अफेयर और करेंसी जो है वो सब्जेक्ट लिस्ट सब्जेक्ट्स है यूनियन लिस्ट का। दिस इज ट्रू। पॉलिटिक्स, ट्रेड्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन आर द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है एजुकेशन, फॉरेस्ट, लेबर, मैरिज, अडॉप्शन, कंसेशन आर ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीनों चीजें दी हैं कि यूनियन लिस्ट के अंदर क्या आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर क्या आता है और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या आता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर फॉर्म्ड इन बिग सिटीज। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो कहाँ पे? बड़ी बड़ी सिटीज में बनता है। दिस इज ट्रू। Then Scandinavian countries like Sweden, Norway, Finland, and high level of women participation in public life. This is true. यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी बहुत ज्यादा है और जो वुमेन्स है वो भी बहुत एक्टिव है पॉलिटिकल में पार्टिसिपेट करने के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। गलत, वो लॉ मिनिस्टर नहीं थे, वो प्रेसिडेंट थे इंडिया के। लॉ मिनिस्टर कौन थे? बी आर अम्बेडकर। देन द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इन इंडिया इज हायर देन ऑफ मैन। गलत है, मैन का ज्यादा है। ठीक है। देन इन अ डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन हैव अ राइट टू वन वोट। डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन को राइट है कि वो एक को वोट दे सकता है। तो दिस इज ट्रू। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट इन ऑफ 1976 प्रोवाइड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जो ये एक्ट है उसने इक्वल पे ऐसा बताया था कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल ही पे किया जाएगा। तो दिस इज ट्रू।
मैन और वुमेन जो है दोनों को ही इक्वल पेमेंट मिलेगी। जनरल इनइक्वालिटी इज बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल मेकअप ऑफ मैन एंड वुमेन। जो जनरल इनइक्वालिटी है क्या वो बायोलॉजिकल मेकअप पे बेस्ड है मैन और वुमेन के? तो नहीं, वो सोशल और कल्चरल इश्यूज पे है, बायोलॉजिकल पे नहीं है। देन पॉलिटिकल पार्टीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो पब्लिक के ओपिनियन को शेप कर पाए। ठीक है, तो दिस इज ट्रू। लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड सपोर्टर्स आर द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। लीडर्स, एक्टिव मेंबर और जितने भी सपोर्टर्स होते हैं वो सब पॉलिटिकल पार्टी के पार्ट होते हैं। दिस इज ट्रू। द ऑब्जेक्टिव एंड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज टू कंसेंट इलेक्शन एंड गेन पावर। तो जो पॉलिटिकल पार्टी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इलेक्शन करें और पावर गेन कर लें। दिस इज ट्रू। इंडिया इज द कंट्री विथ वन पार्टी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया क्या ऐसी कंट्री है क्या जहाँ पे सिर्फ वन पार्टी सिस्टम चलता है गवर्नमेंट का? तो दिस इज फॉल्स। यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे वेरियस लेवल की गवर्नमेंट्स हैं, पार्टीज हैं। अब प्रेशर ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक्स इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज। प्रेशर ग्रुप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सीक करता है इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट की पॉलिसीज को। दिस इज टू। इन इंडिया पार्टी लीडर चूज द कैंडिडेट। इंडिया में जो पार्टी के लीडर्स होते हैं वो कैंडिडेट्स चूज करते हैं। तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है, इन इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन कैन फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। डेमोक्रेसी में कोई भी ग्रुप का सिटीजन है वो पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। दिस इज ट्रू। एवरी पार्टी ऑफ एन कंट्री हैज अ रजिस्टर विद द पार्लियामेंट। जितने भी पार्टी हैं कंट्रीज की उन्होंने पार्लियामेंट में रजिस्टर्ड है। दिस इज फॉल्स। वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होते हैं, ना कि पार्लियामेंट में, अगर उन्हें इलेक्शन में पार्ट लेना हो तो। अ पार्टी दैट विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। तो वो पार्टी जो एटलीस्ट 4 सीट जीत जाती है इलेक्शन में, लोकसभा में, सॉरी, जो 4 सीट जीत जाती है उसे लोकसभा रिकॉग्नाइज कर जाती है एज अ नेशनल पार्टी। अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लैक ट्रांसपेरेंसी। जो अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो ट्रांसपेरेंसी लैक करती है। दिस इज ट्रू। डेमोक्रेसी हैव अ स्कोप टू करेक्ट मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी की स्कोप है कि वो मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। फॉल्स, सॉरी, ट्रू। इलिटरेसी हिंडर्स द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। ट्रू। नेक्स्ट है, इन डेमोक्रेसी सिटीजन गेट द अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके। दिस इज ट्रू। एवरेज इनकम इज नोन एज अ पर कैपिटा इनकम। तो एवरेज इनकम जो होती है पॉपुलेशन में, उसे क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम। केरला सबसे लिटरेट स्टेट है इंडिया में। दिस इज ट्रू। डेवलपमेंट मीन्स द सेम फॉर ऑल पीपल्स। गलत। डेवलपमेंट का मतलब सेम फॉर ऑल पीपल नहीं होता, वो इक्वालिटी का मतलब होता है। डेवलपमेंट का होता है कि डिफरेंट थिंग्स ऑफ डिफरेंट पीपल डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स एंड कॉन्टेक्स्ट इट कैन इन्वॉल्व इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है, इवॉल्व होने की बात हो रही है हर बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे, सोशल बेसिस पे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, लिटरेसी रेट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 7 years एंड अबव। तो 7 years से जितने भी ऊपर के बच्चे हैं उनके बीच का जो रेशो निकाला जाता है, जितने भी लोग हैं 7 years के अबव वाले, उनकी एज ग्रुप का रेशो निकालते हैं कि वो कितने लिटरेट हैं, उसे ही हम लिटरेसी रेट कहते हैं। दिस इज ट्रू। प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द जीडीपी। जो प्राइमरी सेक्टर है वो सबसे ज्यादा जीडीपी को क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। द मोस्ट एम्प्लॉयमेंट इज गारंटीड इन टर्शियरी सेक्टर। और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे जनरेट होती है? टर्शरी सेक्टर में जनरेट होती है। दिस इज ट्रू। मतलब जीडीपी तो सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर का है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे जनरेट हो रही है सबसे ज्यादा? टर्शरी सेक्टर में। द एम ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज इज पब्लिक वेलफेयर। प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटीज का सबसे मेन मोटिव क्या है, एम क्या है? लोगों का वेलफेयर करना क्या? नहीं, प्रॉफिट जनरेट करना सबसे मेन चीज। द एम ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज इज टू अर्न प्रॉफिट। This is false. The aim of the public sector is to serve public interest, provide essential services and promote social welfare. उनका ये भी काम है कि वो लोगों को चीजें पहुंचाएं जो उनको इम्पोर्टेंट है और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करें। अगला है कि एग्रीकल्चर वर्कर एक्सपीरियंस लो अनएम्प्लॉयमेंट। जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं वहां पे लो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। दिस इज फॉल्स, गलत है ये। द सर्विस सेक्टर जनरेट द हाईएस्ट इनकम ऑफ द कंट्री। सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा इनकम जनरेट करती है हमारी कंट्री का। ट्रू। सेल्फ हेल्प ग्रुप कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 15 to 20 मेंबर्स। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 15 से 20 मेंबर्स होते हैं। दिस इज ट्रू। इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स हैव हायर इंटरेस्ट रेट्स। जो हम इनफॉर्मल सोर्स लेते हैं ना लोन्स का,
उसके इंटरेस्ट रेट्स सबसे ज्यादा होते हैं। ट्रू। द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया बिगिंस इन 201। जो प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का वो इंडिया में 201 में 201 में बिगिन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया बिगिन इन 201। जो प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का वो इंडिया में 2001 में बिगिन हुआ था क्या? तो गलत वो 1990s में ही चालू हो गया था। ऑलमोस्ट 164 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कितने कितने कंट्रीज मेंबर हैं? 164 कंट्रीज। दिस इज ट्रू। ड्यूरिंग इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौरान पब्लिश प्रोवाइडेड प्रिंटेड बुक इन चीपर पेपर बैग्स एंड अनबाउंडेड वर्जन्स। ट्रू। जब इकोनॉमिक डिप्रेशन जाता है, जब इकोनॉमी कम होने लग जाती है, तो जो पब्लिशर्स हैं वो बुक्स को बहुत ही चीपर पेपर बैग्स और अनबाउंड वर्जन पे प्रिंट करना चालू कर देते हैं। उलामा इन नॉर्थ इंडिया वर कंसर्न्ड अबाउट द डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम डाइसेनिटीज। उलामा जो थे वो नॉर्थ इंडिया की उन्होंने कंसर्व किया था मुस्लिम डायनेसिटीज को डिक्लाइन के लिए। ट्रू। ज्योतिबा फुले ज्योतिबा फुले रॉट अबाउट द atrocities the caste system of Ghulamgiri. This is true. Chinese paper reached European through the Silk Route in a 11th century. Chinese paper जो थे चाइनीज पेपर रीच यूरोप में रीच किया था उन्होंने सिल्क रूट के थ्रू 11th सेंचुरी में। दिस इज ट्रू। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कलेक्ट नहीं था। द उलामा इन नॉर्थ इंडिया वर कंसर्न्ड अबाउट द डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम डायनेसिटीज। जो नॉर्थ इंडिया के उलामा थे वो बहुत ही कंसर्न थे कि जो मुस्लिम डायनेसिटीज थी उनका डिक्लिनेशन हो रहा था, उनकी कमी होने गिर रहा था वो। नेक्स्ट है मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन बेल्जियम इज फ्रेंच। जो मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है बेल्जियम में वो फ्रेंच है। दिस इज ट्रू। शेयरिंग पावर रिड्यूसेस टेंशन विद इन सोशल ग्रुप्स। पावर को शेयर करना जो है वो टेंशन को रिड्यूस करता है सोशल ग्रुप्स के बीच में। दिस इज ट्रू। तो ये जो आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ये सारे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस थे, उसमें कॉन्सेप्ट्स को समझाने लायक नहीं था, सिर्फ चीजें याद करनी है और सारी चीजें एकदम रटनी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। परीक्षा बहुत परीक्षा अध्ययन और इसका जो पीडीएफ है वो एडू स्टेट ऐप पर मिल जाएगा। थैंक यू।